हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री की एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, खासकर जो PCS लेवल के एग्ज़ाम है, या BPSC हो या UP PCS हो या कोई भी PCS हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्य काल की, जिसमें मौर्य काल में हम चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है अशोक के बारे में। तो इन सब के बारे में देखेंगे और इस साम्राज्य का गठन कैसे होता है और इसके विस्तार और अशोक के अभिलेख, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और फ्रेंड्स, PDF थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है तो प्लीज़ इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो एक साधारण कुल और परिवार के थे। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार वे नंदों के रनवास में रहने वाली एक शूद्र महिला जो मुरा नाम की होती है, उनके कोख से पैदा हुए थे। हालांकि प्राचीन बौद्ध परंपरा से पता चलता है कि मौर्य नेपाली तराई के पास गोरखपुर क्षेत्र के पीपहलीवन के छोटे गणराज्य के क्षत्रिय वंश या शासक वंश के थे। यह संभव है कि चंद्रगुप्त भी इसी कबीले से रहे हों। उन्होंने नंद शासन के अंतिम दिनों का लाभ उठाया और चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, उनकी मदद से चंद्रगुप्त ने नंदों का प्रभुत्व मिटाकर मौर्य वंश के शासन की स्थापना कर दी है। 9वीं शताब्दी में विशाख दत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस, मतलब कि यहाँ हम कहेंगे कि मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, तो उसमें चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रची गई कूटनीतियों का वर्णन है। इस विषय पर आधुनिक समय के कई नाटक लिखे गए हैं। तो यूनानी लेखक जस्टिन कहते हैं कि लगभग 6 लाख सेना के साथ चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। और यह बात सच हो या ना हो, लेकिन इतना सच है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु के पश्चिमी क्षेत्रों पर शासन कर रहे सेल्यूकस के शिकंजे से उत्तर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया। यूनानी वायसराय के साथ युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी साबित हुए। और इसके अलावा यूनानी वायसराय के साथ युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी साबित हुए। आखिरकार दोनों के बीच शांति समझौता हुआ और 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस ने उन्हें न केवल अपनी बेटी बल्कि पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु का पश्चिमी इलाका भी दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य कायम किया। इसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ही नहीं, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत यानी दक्कन भी शामिल थे। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के अलावा मौर्य ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। उत्तर पश्चिम में उन्होंने उस खास क्षेत्रों पर भी दबदबा बनाया जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य भी अपना हिस्सा नहीं बना पाया। मौर्य ने गणराज्यों या संघों को भी जीत लिया, जिसे कौटिल्य साम्राज्य विस्तार में बाधक मानते थे। इसके अलावा अब इसमें देखेंगे साम्राज्य का गठन। तो मौर्यों ने प्रशासन की एक विस्तृत व्यवस्था और तंत्र स्थापित किया। इसका उल्लेख मेगास्थनीज के लेखक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। और मेगास्थनी के एक यूनानी राजदूत थे जो सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे। वे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहते थे। यहाँ रहकर उन्होंने पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के साथ साथ पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। मेगास्थनीज का लेखन पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई यूनानी लेखकों के लेखन में मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित उद्धरण मिलते हैं। इन उद्धरणों को संग्रहित कर इंडिका शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर यथोचित प्रकाश डालती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मेगास्थनीज के लेखन का पूरक माना जाता है। समग्र रूप से अर्थशास्त्र का संकलन मौर्य काल के कुछ एक शताब्दी बाद भले ही किया गया हो, लेकिन कुछ अध्यायों में मौर्य युगीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में वास्तविक सूचना और सामग्री मिलती है।
इन दोनों स्रोतों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य स्पष्ट रूप से पूर्ण शासक थे। उन्होंने सारी शक्ति अपने अधीन कर ली थी। अर्थशास्त्र की माने तो उल्लेख है कि इस राजा ने उच्च आदर्श स्थापित किए थे। उन्होंने कहा कि प्रजा की खुशी में उनकी खुशी है और प्रजा की परेशानी है उनकी अपनी परेशानी है। हालांकि इस बात की सूचना नहीं है कि राजा ने इन आदर्शों का अनुपालन कितना किया। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की मदद करने के लिए एक बौद्धिक परिषद से सहायता मिलती थी। वैसे इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि राजा उनकी सलाहों को मानने के लिए बाध्य होते थे। हालांकि उच्च अधिकारियों का चुनाव इन्हीं परिषद के सदस्यों से होता था। पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और इनमें से प्रत्येक को एक राजकुमार के अधीन रखा गया था जो शाही राजवंश के वंशज थे। प्रांतों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। खुदाई से पता चलता है कि मौर्य काल के नगरों की काफी बड़ी संख्या थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला इनमें सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कई नगर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे महत्वपूर्ण नगर माना। वे इसे पालीबोथरा कहते थे। इस यूनानी शब्द का अर्थ है द्वार वाला नगर। उसके अनुसार पाटलिपुत्र एक गहरी खाई और 570 टावर सहित लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था और उसमें 64 दरवाजे थे। खाई लकड़ी के घेरे और लकड़ी के मकान उत्खनन में पाए गए हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र 9.33 मील लंबा और 1.75 मील चौड़ा था। यह आकार आज के पटना से मिलता है, क्योंकि आज भी पटना की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम है। इस लिहाज से इस साक्ष्य को देखते हुए मेगास्थनीज पर विकास कर पाना संभव लगता है, यानी करना संभव लगता है। यूनानी राजदूत ने मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी उल्लेख किया है। इस नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इन समितियों को स्वच्छता, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण, वजन और मापन के विनियमन और इसी तरह के अन्य कार्य दिए गए थे। बिहार के कई स्थानों में मौर्य काल से संबंधित विभिन्न प्रकार के तौल पाए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार केंद्रीय शासन ने राज्य के लगभग 2 दर्जन विभाग बनाए, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को देखना था। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल सेना का रखरखाव था। यूनानी लेखक प्लिनी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 हाथी थे। एक अन्य सूत्र से पता चलता है कि मौर्य के पास 8,000 रथ थे। इसके अलावे ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य ने एक नौसेना भी बनाई थी। मेगास्थनीज के अनुसार सशस्त्र बलों का प्रशासन 30 अधिकारियों के एक बोर्ड, जो 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य शामिल थे। यानी कि 6 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो उनके अनुसार संचालित होता था। ऐसा लगता है कि सशस्त्र बलों के 6 अंगों सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन अलग अलग समितियों के जिम्मे सौंपा गया था। मौर्य साम्राज्य की ताकत नंदों के लगभग 3 गुना था। पर्याप्त आय और साम्राज्य के विस्तार के कारण ही यह सब संभव हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी सेना का खर्च कैसे वहन किया? कौटिल्य की अर्थशास्त्र की माने तो प्रतीत होता है कि लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। राज्य ने किसानों और मजदूरों की सहायता से नई जमीनों को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया। खेती के लिए उपयुक्त नई जमीन पर बसाए गए नए किसानों से राजस्व के रूप में अच्छा कर मिला। ऐसा प्रतीत होता है
किसानों से एकत्र किए गए कर उनके उत्पादन के चौथाई से छठा हिस्से तक थे। जिन लोगों को राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई थी उन्हें इसके लिए भुगतान भी करना पड़ता था। इसके अलावा आपातकाल के समय किसानों को अधिक फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। बिक्री के लिए नगर में लाई गई वस्तुओं पर कर लगाए जाते थे और नगरों के प्रवेश द्वार पर भी वसूली की जाती थी। इसके अलावा राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि में एकाधिकार प्राप्त था। फ्रेंड्स, अगर यहाँ देखेंगे कि नगरों के प्रवेश द्वार पर कर, तो आज के टोल टैक्स से हम उसकी कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा स्वाभाविक रूप से इससे शाही खजाने को विशाल संसाधन प्राप्त होता है और वह समृद्ध हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और इसे एक ठोस वित्तीय आधार दिया। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक का काल था, यानी कि टेन्योर मानेंगे इसका 273 से 32 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने शासन किया, जिनका शासनकाल यूनानी राजकुमारों के साथ संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। उनके पुत्र अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार वे अपने शुरुआती जीवन में इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को सिंहासन के लिए मार डाला। हालांकि यह कथन एक किंवदंती पर आधारित, यानी कि किंवदंती का मतलब हो गया मुंह से सुना हुआ, बोला हुआ। यह मिथ भी हो सकता है। अशोक की जीवनी बौद्ध लेखकों द्वारा लिखी कल्पना से भरी है, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक का इतिहास उनके शिलालेखों के या अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या 39 है, यानी 39, जो बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, विशिष्ट शिलालेख और बृहद स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख के रूप में 5 तरह से वर्गीकृत किए गए। अशोक का नाम उन लघु शिलालेखों के प्रतियों में आता है जो कर्नाटक में 3 स्थानों पर और मध्य प्रदेश में 1 स्थान पर पाई गई हैं। इस तरह से कुल मिलाकर अशोक का नाम 4 बार आता है। यह महत्वपूर्ण है कि अशोक का नाम उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत के किसी भी अभिलेख में नहीं आता है। जिन अभिलेखों में उनका नाम नहीं मिलता उनमें केवल देवनाम पियादासी का उल्लेख है, अर्थात देवताओं के प्रिय, और इस कारण अशोक का नाम छोड़ दिया गया। अशोक द्वारा अपनाया गया खिताब देवनाम पिया या भगवान का प्रिय अनोखा नहीं था, बल्कि यह उनके पूर्वजों द्वारा भी अपनाया गया था। हालांकि पियादासी और प्रियदर्शी उसके लिए अनूठा शीर्षक है। अशोक के अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। कुल मिलाकर वे 47 स्थानों पर पाए गए हैं और उनकी कुल संख्या 182 है, जिनमें 2 एडिक्ट यानी अध्यादेश शामिल है, जिन्हें नकली माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि अशोक के अभिलेख, जो आमतौर पर प्राचीन राजमार्गों पर स्थित थे, अफगानिस्तान में 6 स्थानों पर पाए गए हैं। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में वे प्राकृत में रचित है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हालांकि उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में वे अरामेइक भाषा और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं और अफगानिस्तान में वे अरामेइक और यूनानी दोनों भाषाओं और लिपियों में लिखे गए हैं। वे पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से सीधे लोगों से बातें की, जिसमें शाही आदेश होते थे। अभिलेखों में अशोक के जीवन, उनकी बाहरी और घरेलू नीतियों और उसके साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कलिंग युद्ध का प्रभाव। अशोक की आंतरिक और बाहरी नीतियां बौद्ध धर्म के विचारों से प्रेरित और प्रभावित थी। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद अशोक ने केवल एक विशाल युद्ध किया जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। उसके अनुसार इस दौरान 1 लाख लोग मारे गए, लाखों तबाह हो गए और 1.5 लाख को कैदी बना लिया गया।
इतनी संख्या अतिशयोक्ति प्रतीत होता है, क्योंकि अशोक के अभिलेख में 17,000 माने 100,000 का इस्तेमाल किया गया है, जो एक कहावत के तौर पर किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा इस युद्ध में नरसंहार को देखकर अत्यधिक आहत हो गया और युद्ध ने ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को बहुत कष्ट पहुंचाया और इसके लिए अशोक को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। इसलिए अशोक ने साम्राज्य के विजय की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष का स्थान धम्म घोष ने ले लिया। हम 13वें बृहद शिलालेख से अशोक के शब्दों को उद्धृत कर फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात करेंगे कि अशोक के सबसे बृहद शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख की ही बात आती है। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन जाता है। और इसमें थोड़ा देखते हैं 13वें शिलालेख के बारे में कुछ विशेष जानकारी। राजा बनने के 8 वर्ष बाद भगवान का प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोग मारे गए और ऐसे कितने लोग तबाह हो गए। बाद में जब कलिंग को कब्जा कर लिया गया, भगवान के प्रिय ने परिनिष्ठा के साथ धम्म को अपनाया, धम्म की कामना की और धम्म के उपदेश दिए। कलिंग को जीतने पर भगवान के प्रिय पश्चाताप में डूब गए, क्योंकि जब एक देश पर विजय मिलता है तो हत्या, मौत और पलायन होता है। यह सब भगवान के प्रिय के लिए बहुत दुखद है और उनके मन पर भारी बोझ की तरह है। भगवान के प्रिय के लिए इससे अधिक दुखद यह है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वे ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदाय के लोग हों या शिक्षकों के आज्ञाकारी अनुयायी या और अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधियों के प्रति समर्पित रिश्तेदारों, दास और नौकर के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले सभी अपने प्रियजनों की हिंसा, हत्या और अलगाव को झेलते हैं। कलिंग युद्ध के दौरान जो मारे गए या मर गए, अगर उनका 100वां या 1000वां हिस्सा भी लोगों को भुगतना पड़ता है, तो देवों के प्रिय के लिए यह आहत और दुखी करने वाला होगा। यह उन पर बहुत भारी बोझ होगा। देवों के प्रिय धम्म की जीत को सबसे बड़ी जीत मानते हैं। तो ये है उनके 13वें शिलालेख की कुछ बातें। उसके अलावा अशोक ने कबीलाई लोगों और सीमावर्ती राज्यों को विचारधारात्मक रूप से प्रभावित किया। कलिंग के राज्यों की प्रजा को कहा गया कि वो राजा को पिता के समान माने और उन पर भरोसा करे। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों को अपनी प्रजा के सभी वर्गों के बीच इस विचार का प्रसार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कबीलाई लोगों को भी धम्म यानी धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा गया। अशोक बाहरी राज्यों को सैन्य विजय के लिए उचित नहीं मानते थे। बाहरी राज्यों के लोगों और जानवरों के कल्याण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो उस समय की स्थितियों के मद्देनजर एक नई चीज थी। उन्होंने पश्चिम एशिया और यूनानी साम्राज्यों में शांति दूतों को भेजा। यह सब अशोक के अभिलेखों पर आधारित है। यदि हम बौद्ध परंपरा की माने तो यह पता चलेगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और मध्य एशिया में धर्म प्रचारकों को भेजा गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक की पहल का समर्थन करता अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद है। एक प्रबुद्ध शासक के रूप में अशोक ने प्रचार के माध्यम से अपने प्रभाव को विस्तृत करने की कोशिश की। यह सोचना गलत होगा कि कलिंग युद्ध ने अशोक को अत्यंत शांतिवादी बना दिया। शांति के लिए शांति की नीति उन्होंने हर परिस्थिति में नहीं अपनाई, बल्कि अपने साम्राज्य को मजबूत करने की व्यवहारिक नीति भी अपनाई। उन्होंने विजय के बाद कलिंग को अपने पास रखा और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बड़ी सेना को भंग कर दिया हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। उन्होंने जनजातीय लोगों को धर्म की नीति का पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने
सामाजिक व्यवस्था और धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रतिकूल परिणाम की चेतावनी भी दी। साम्राज्य के भीतर उन्होंने अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया जिन्हें राजूका नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जो साम्राज्य के भीतर अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया गया था उन्हें राजूका नाम से जाना जाता था, जिन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वे न केवल लोगों को इनाम बल्कि जब भी आवश्यकता हो सजा भी दे। इस तरह से साम्राज्य को मजबूत करने की अशोक की नीति सफल रही। कंधार के अभिलेख में शिकारी और मछुआरों के साथ उनकी सफल नीति का उल्लेख है, जिन्होंने पशु हत्या त्याग कर संभवतः अस्थायी रूप से कृषि जीवन अपना लिया। इसके अलावा हम आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म को देखेंगे अशोक का। तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। परंपरा अनुसार वे एक भिक्षु बन गए, बौद्धों को बड़ा उपहार दिया और बौद्ध धर्म स्थलों की तीर्थ यात्राएं की। उनके अभिलेखों में वर्णित धम्म यात्राओं में उनके द्वारा किए गए बौद्ध मंदिर यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। परंपरा अनुसार अशोक ने तीसरे बौद्ध परिषद यानी संगीति का आयोजन किया और न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, म्यांमार यानी आज के बर्मा और अन्य देशों में लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपने प्रचारक भेजे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और पहली शताब्दी के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख श्रीलंका में पाए गए। अशोक ने खुद के लिए बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित किए और यह पितृ राजशाही का आदर्श था। उन्होंने बार बार अपने अधिकारियों से अपनी प्रजा को बताने के लिए कहा कि राजा उन्हें अपनी संतान समझते हैं। राजा के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों को भी लोगों की देखभाल करने के लिए कहा गया। अशोक ने धम्म महामात्रों को महिला सहित विभिन्न सामाजिक समूहों में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया और अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए राजूका नियुक्त किए। अशोक अनुष्ठानों को नहीं मानते थे। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले उन्होंने कुछ खास तरह के पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी। शाही रसोई में पशु वध निषेध कर दिया गया और पशु बलि को भी मना कर दिया गया। उन्होंने ऐसे सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें लोग अति आनंदोन्माद में लिप्त हो रहते थे। हालांकि अशोक का धर्म संकीर्ण नहीं था, इसे संप्रदायवादी नहीं माना जा सकता है। उनके कंधार यूनान अभिलेखों ने संप्रदायों के बीच मैत्री का प्रचार किया। अशोक के अभिलेख को धम्म लिपि कहा जाता है, जिसमें न केवल धर्म और नैतिकता को बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक मामलों को भी शामिल किया गया है। इसकी तुलना ब्राह्मणवादी प्रभाव के अंतर्गत संस्कृत में लिखित धर्म शास्त्रों और विधान संहिता से भी की जा सकती है। भले ही धम्मलिपि बौद्ध प्रभाव में प्राकृत में लिखी गई थी, लेकिन यह धर्म शास्त्रों की तरह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। अशोक के आदेशों की तुलना ब्राह्मणवादी राजाओं द्वारा संस्कृत में जारी किए जाने वाले शासनों या शाही आदेशों से की जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित रखना इसका व्यापक उद्देश्य था। उनका उपदेश था कि लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए और दासों एवं नौकरों पर दया करनी चाहिए। कुल मिलाकर धम्मलिपि ने लोगों से दृढ़ भक्ति या राजा के प्रति निष्ठा रखने को कहा। ये निर्देश बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। उन्होंने पशुओं के प्रति करुणा और सगे संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार पर बल दिया। उनकी शिक्षा का उद्देश्य परिवार और मौजूदा सामाजिक वर्गीय संस्था को सुदृढ़ करना था। वे मानते थे कि अगर लोग अच्छा व्यवहार करें तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कभी नहीं कहा कि वे निर्वाण को प्राप्त करेंगे, जो बौद्ध भिक्षुओं का लक्ष्य था। इस प्रकार अशोक की शिक्षा सहिष्णुता के आधार पर मौजूद सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की थी। उन्होंने किसी भी तरह के सांप्रदायिक या कट्टर मत का प्रचार नहीं किया। इतिहास में अशोक का स्थान तो देखते जरा। कहा जाता है कि अशोक की शांति नीति ने मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया, लेकिन यह सच नहीं है।
इसके विपरीत अशोक ने कई उपलब्धियां हासिल की। वे निश्चय ही प्राचीन दुनिया के इतिहास में एक महान मिशनरी शासक थे। अपने मिशन के लिए उन्होंने पूरे उत्साह एवं लगन से काम किया, देश और विदेश में महान उपलब्धि हासिल की। अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया। उन्होंने आगे चलकर इसे एक वर्ष, एक भाषा और लगभग एक लिपि यानी ब्राह्मी से जोड़ दिया। इसका उपयोग उसके अभिलेखों में किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा PDF क्लियर नहीं है तो आगे चलते, इसको स्किप करते। सीरिया की एक सेमेटिक भाषा थी। उनके बहुलिपि और बहुभाषी अभिलेखों ने उन्हें साक्षर लोगों से संपर्क साधने में सक्षम बनाया। अशोक ने एक सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। अपनी प्रजा पर बौद्ध मत को जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने गैर बौद्ध और बौद्ध विरोधी संप्रदाय को भी भेंट उपहार दिए। अशोक को धर्म प्रचार के काम में बेहद रुचि थी और वे उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों में अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने विकसित गंगा घाटी और सुदूर पिछड़े प्रांतों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया। फलस्वरूप जो मध्यवर्ती इलाकों की विशिष्टता थी वह कलिंग, निचले डेक्कन और उत्तरी बंगाल तक फैल गई। आखिरकार अशोक को शांति, आक्रमण न करने वाले और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए इतिहास में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में उनके पहले शांति के लिए ऐसी नीति का कोई उदाहरण नहीं था। ऐसा उदाहरण अन्यत्र भी कहीं नहीं था, सिवाय मिस्र के, जहां ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में अखनातून ने शांत नीति का पालन किया था। लेकिन अशोक अपने मिस्र के पूर्ववर्ती से अवगत नहीं थे। यद्यपि कौटिल्य ने राजा को पूरी तरह से भौतिक विजय की सलाह दी थी, किंतु अशोक ने उसके ठीक विपरीत नीति का अनुसरण किया। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को आक्रमण और विजय की नीति त्यागने को कहा, जिसे मगध के राजा कलिंग युद्ध तक अपनाते रहे थे। अशोक ने उन्हें शांति की नीति अपनाने की सलाह दी, जो 2 शताब्दियों से लगातार चल रही आक्रामक युद्धों के बाद जरूरी था। उन्होंने लगातार अपनी नीति का पालन किया और उस पर अडिग रहे। हालांकि उनके पास पर्याप्त संसाधन थे, अपनी विशाल सेना को बनाए रखा। उन्होंने कलिंग विजय के बाद कोई युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में अशोक अपने काल और पीढ़ी से निश्चय ही बहुत आगे के शासक थे। हालांकि अशोक की नीति का उनके प्रजाओं और जागीरदारों पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने ईसा पूर्व 232 में अशोक की सेवानिवृत्ति के बाद अपने संबंधित क्षेत्रों में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस तरह अशोक की नीति उनके पड़ोसियों को ही परिवर्तित करने में सफल नहीं हुई। ईसा पूर्व 232 में अशोक के सत्ता छोड़ने के 30 साल के बाद भीतर ही पड़ोसी राजाओं ने उनकी उत्तरी पश्चिमी सीमा से अलग हो गए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।